ओके, अब देखिए प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूटी में ही आज हम बात करेंगे। आपको ये याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने कवर किया था उसमें हमने किसी गिवन प्लैनेट के लिए या इन पर्टिकुलर कहा जाए अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना दिया था, जिसे हमने लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसके साथ साथ हमने एक और फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा, ऐसे भी लिखा था हमने 4/3 पाई रो G R। जब हम डेंसिटी का फैक्टर रिप्लेस करते हैं ना, यहाँ पे मास हटा देते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये भी एक फॉर्मूला हमने उसमें मेंशन किया था। आर यू रिकॉलिंग दीज टू फॉर्मूलीज? यस, खैर ये तो याद होगा आपको, ये वाला याद आ रहा है? यस सर। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होती हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी लगती है और यहाँ हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लगती है। कंडीशन ये है कि यहाँ हमें मास को कांस्टेंट अज्यूम करना होता है और यहाँ कंडीशन ये है कि हमें डेंसिटी को कांस्टेंट अज्यूम करना होता है। कल कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस भी हमने सॉर्ट आउट किए। अब आज का लेक्चर अपना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशंस कैसे आएंगे, उसमें चेंजेस कैसे आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, दो तीन उसकी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे सिलेबस में, उसमें की दो पॉसिबिलिटीज पर आज मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब ये होगा कि हम हाइट पर चले जाते हैं, लाइक इफ इट टेक सर्टेन हाइट, अर्थ के सरफेस से ऊपर उठने लगते हैं, तो उसे हम कहेंगे अल्टीट्यूड पे जाना, यानी कि हाइट पर जाना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे वेरिएशन आएगा, किस तरीके के चेंजेस होंगे। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट। सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ का अपना रेडियस मैं बना देता हूं यहां पे r, और अर्थ का अपना एक मास है m। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे टच करता हूं, तो इस सिचुएशन के लिए मैं लिखना चाहूंगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए, तो आंसर आएगा GM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, बट नाउ सपोज अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऐसे ऊपर उठाने लगे, वी टेक इट टू अ सर्टेन हाइट, ठीक है, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर उठते हैं, लेट्स से कि हम ऐसे 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 ऊपर चले जाते हैं और सरफेस से h इतना ऊपर जाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फिर एक बार कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस टाइम वी आर नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रादर एट हाइट h, किसी पर्टिकुलर हाइट पे चले जाते हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि भाई बताएं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस हाइट पे कितनी होगी, तो मैं उसे लिखूंगा GH। अब बिना किसी एक्सप्लेनेशन के क्या आप मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हैं? व्हाट शुड आई राइट हाइट पे जाने के बाद? GM अपॉन R + H। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा GM। G और M फैक्टर तो चेंज नहीं हुए ना, आप तो हाइट पे चले गए, इसमें ये M कैसे चेंज होगा, ये तो जैसा था वैसा है, कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन वाली फॉर्मूली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम मास को कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है ये बढ़ रहा है। क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हो तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके जो फर्दर हाइट का कैलकुलेशन हमें करना है ऊपर की तरफ, सरफेस से ऊपर की तरफ, तो वो पूरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा और डिस्टेंस इस बार गिनोगे तो वो R+H हो जाएगा, विच इंडिकेट्स के फॉर्मूला हमें ऐसे लिखना है R+H द होल स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों चीजों को थोड़ा सा कंपेयर करें।
यहां लेट्स से इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1 और यहां लेट्स से हम इसे कहते हैं इक्वेशन 2। सिंपल कंपैरिजन, या इनफैक्ट चलिए और आसान तरीके से आपको समझाता हूं। टेक इट्स रेशो, इसका रेशो ले लेते हैं और आसान कर देते हैं इसे। बट अगर मैंने इसका रेशो ले लिया तो रेशो लेने पर न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इसलिए कैंसल आउट हो जाएगा, जी जी से कट जाएगा, एम एम से कटेगा, और रिलेशन जो मुझे मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। देखिए ध्यान से, r प्लस एच का स्क्वायर और इस g के लिए जो r स्क्वायर फैक्टर है वो ऊपर चला जाएगा। आई बच्चों बात समझ में आपको ये? यस यस सर। अब यहां मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करें। देखिए r स्क्वायर में है और नीचे r प्लस एच कुछ फैक्टर स्क्वायर में है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होगा या डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा? डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब एक ऐसा रेशो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो वो रेशो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? लेस देन 1। तो पते की बात ये पता चल रही है कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर, इस फैक्टर को जब मैं कंपेयर करता हूं तो ये तो लेस देन 1 निकलता है। बट आइडियली स्पीकिंग आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर कुछ और नहीं है, बल्कि क्या चीज है? GH डिवाइडेड बाई G। तो पता चला GH डिवाइडेड बाई G भी लेस देन 1 होना चाहिए। क्या कहते हो? सही है। अब इस G को अगर मैंने दूसरे साइड में ले लिया तो मुझे एक कंक्लूसिव बात मिलती है, GH लेस देन G। यही मतलब निकलेगा इसका। यस सर। है ना? तो व्हाट एक्चुअली इट मींस, अगर हम अर्थ के सरफेस को छोड़ करके किसी हाइट पर चले जाते हैं ड्यू टू अल्टीट्यूड, देखो इसे अल्टीट्यूड कहा गया ना, हाइट पर जाना मतलब अल्टीट्यूड कहा गया। सो ड्यू टू अल्टीट्यूड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज है। डिक्रीज, क्योंकि हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मिल रही है वो सरफेस वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेस है। इसका यही मतलब हुआ ना, GH लेस देन G का मतलब यही हुआ कि हाइट वाली ग्रेविटी अगर हम कैलकुलेट करें या किसी हाइट पर जाकर के हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इवैल्यूएशन करें, उसका वैल्यू एस्टिमेट करें, तो वो सरफेस वाली वैल्यू के मुकाबले में लेस है। तो पता चला ड्यू टू अल्टीट्यूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। और इसे याद रखने या इसे इवैल्यूएट करने का सबसे सिंपल और आसान सा फॉर्मूला ये है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भाई फला फला जगह हम लोग गए 200 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर ऊपर, 2000 किलोमीटर ऊपर, ठीक है ना, 10,000 किलोमीटर ऊपर, तो आप वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी ऑब्जर्व करोगे? तो बस ऐसे निकाल लें। अब कुछ डेटा हमें याद रखना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें भाई आर का रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो उसका आंसर है 6400 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ कितना है, तो ये हमें कई बार बता भी चुका हूं आपको, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब यहां हम ऊपर जाएंगे भाई 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, ऐसा कुछ मीटर्स में ऊपर जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कई बार बच्चे ऐसे भी सोचने लगते हैं, सर काइनेमेटिक्स सॉल्व करते वक्त, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, 100 मीटर ऊपर गए, 50 मीटर ऊपर गए, 30 मीटर ऊपर गए, तो कुछ एक मीटर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक मीटर का अगर वेरिएशन है ना, 5, 10, 50, 100 मीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है हाइट का, ये किलोमीटर्स में अच्छा खासा होना चाहिए, 50, 100, 1000, 2000, 10,000, 6,000 किलोमीटर, ऐसा होगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिक्रीज आएगा। और उसके डिक्रीज का इवैल्यूएशन करने का ये सबसे सिंपल और दी बेस्ट फॉर्मूला है। ओके, अब इसमें एक और डेरिवेशन बनाया जाता है, एक और फैक्टराइजेशन बनाया जाता है, जरा गौर से देखना इस डेरिवेशन को। ठीक है, ऑन दिस साइड आई विल ट्राई टू इवैल्यूएट और आई विल ट्राई टू ड्राइव दैट इक्वेशन। केयरफुली देखना।
अब बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन तो मिल चुकी है, GH/G is equal to, we have an equation R square divided by R plus H, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब मैं ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें से एक फैक्टर कॉमन ले रहा हूं, कॉमन, समझने की कोशिश करना, कॉमन ले रहा हूं इसमें से। आप बोलेंगे सर इसमें से तो आप कॉमन ले ही नहीं सकते, एक तो R है और एक H है, सिमिलर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कॉमन कैसे लेते हो? तो आओ मैं इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा मान लो मेरे पास एक टर्म है x प्लस वाई, इसमें से मैं x कॉमन लेना चाहता हूं, तो मैं x ऐसे कॉमन लूंगा। आया समझ में? सोचिए अगर मैं इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या वापस से मुझे x प्लस वाई मिल जाएगा? यस यस सर। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक टर्म है r प्लस एस और मैंने s कॉमन ले लिया, तो सोचो क्या करूंगा मैं? सही है? यस सर। सोचो मेरे पास एक टर्म है l प्लस एम और मैंने l कॉमन ले लिया, तो बताओ क्या करूंगा मैं? m/l। मतलब कॉमन लिया जा सकता है। ऐसे कॉमन को ना बेटा मैं कभी कभी बोलता हूं जबरदस्ती का कॉमन। मतलब एक तो कॉमन कुछ है नहीं टर्म, तुम जबरदस्ती से कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे उसको बैलेंस करने के लिए क्या करो, नीचे डिवाइड करो। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से ना हम एक कॉमन टर्म फिगर आउट करेंगे, और वो कॉमन टर्म हम फिगर आउट करेंगे आर कॉमन लेना चाहते हैं हम लोग। तो इक्वेशंस को बेटर रीअरेंज करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहां देखो, तो ये हो गया GH डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर वाला आर स्क्वायर तो जैसा है वैसे। सोचो अगर मैंने इसमें से R कॉमन लिया तो व्हाट आई कैन राइट? 1 + h/r। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो हमारा जो ब्रैकेट है ना उस पे स्क्वायर चल रहा है, तो जो R कॉमन निकलेगा ना उस पे भी स्क्वायर आना चाहिए। सीधी बात एकदम, करेक्ट है? यस सर। अब ऐसा करने से ना हमारा एक फायदा हुआ, ये R स्क्वायर न्यूमरेटर वाला और ये डिनोमिनेटर वाला पूरा कट गया, और हमें इक्वेशन मिली G ऑफ H डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस H बाई R एंड इट्स स्क्वायर। ओके, सो नाउ इफ आई रीअरेंज दिस इक्वेशन वंस अगेन, अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करता हूं, छोटा मोटा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट आप समझ सकते हैं, 1 प्लस H डिवाइडेड बाई R, और ये रहा इसका पावर नेगेटिव। आप समझ सकते हैं मैंने पॉजिटिव पावर को नेगेटिव क्यों कर दिया? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर गए। बिकॉज हमने इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर दिया, डिनोमिनेटर से उठा करके न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग टू कंडीशंस। दो कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हाइट हम लोग ले रहे हैं ये ना लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हैं, लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप थोड़ा सोचेंगे यार रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो रेडियस ऑफ अर्थ मैंने आपको कितना बताया, 6400 किलोमीटर, 6400। लेकिन अब जो मैं हाइट यहां पे लेने वाला हूं, ये जो हाइट मुझे लेनी है ना h, ये रेडियस के कंपैरेटिवली मैं कम लूंगा। कम का मतलब ऐसा कुछ मीटर्स में नहीं लूंगा, लाइक 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स। अब 6400 के लिए 100 किलोमीटर तो काफी छोटा हो गया। तो इफ आई टेक दिस हाइट इन सेवरल 100 किलोमीटर्स, एक 200-300 किलोमीटर तक का रेंज अगर मैं अपने आप के ऊपर फिक्स करा दूं कि भाई उससे ज्यादा मुझे ज्यादा नहीं है, तो इस फॉर्मूले को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूं नंबर 1 बाय मेकिंग अ कंसीडरेशन कि h का वैल्यू हम लोग r के कंपैरेटिवली कैसे ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। और इस ब्रैकेट को मैं बाइनोमियली एक्सपांड करूंगा, बाइनोमियल एक्सपांशन में इसका करूंगा। बाइनोमियल एक्सपांशन ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, उतने ज्यादा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन में मैं अभी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, बल्कि मैं सिंपली आपको ये बता दूंगा कि अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करता हूं विद अ कंडीशन h इज लेस देन r, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 1 माइनस 2h बाई r। इस ब्रैकेट का एक्सपांशन ऐसे होगा, इस ब्रैकेट का एक्सपांशन ऐसे होगा।
इस तरीके के एक्सपांशन को कहते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, जिसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निग्लेक्ट करते हैं। इसलिए निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी चॉइस है कि h की वैल्यू हम r के कंपैरेटिवली बहुत छोटी ले रहे हैं। तो बिना ज्यादा मैथ्स में इन्वॉल्व हुए अगर आप इसे ऐसे याद रखें तो इट विल बी दी बेस्ट पॉसिबिलिटी। खास करके नीट के स्टूडेंट, ज्यादा मैथ्स में जाना नहीं है भाई, चलो याद रख लो। तो ये 1 जैसा था वैसे, इसका ट्रिक सिंपली समझाता हूं मैं आपको। ये 1 जैसा था वैसे, ये -2 है ना, उससे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो ये -2 से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस आ गया इधर, और ये 2h/r। मेथड समझ में आया आपको? यस सर। तो फाइनली ना बेटा हमको एक और फॉर्मूला मिलता है जो कि बहुत काम का है। GH इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 - 2h/r। एक और बहुत काम का फॉर्मूला मिलता है। इससे भी हमें यही पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। इससे भी यही है क्योंकि नेगेटिव फैक्टर है, माइनस हो रहा है ना। देखो अगर इस फॉर्मूले को मैं और ज्यादा एक्सप्लोर करूं तो ऐसे लिखूंगा ना, GH इज इक्वल टू G माइनस 2GH/r। मतलब G में ये फैक्टर माइनस ही तो हुआ, माइनस होने का मतलब क्या, डिक्रीज ही हो रहा है। हाइट पे जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से ये फैक्टर माइनस हुआ, माइनस होने का मतलब क्या है, डिक्रीज होना। डिक्रीज हो रहा है। मतलब इस फॉर्मूले से भी हमें यही पता चलता है कि डिक्रीज हो रहा है। फिर आप बोलेंगे सर आपने फॉर्मूला बनाया क्यों? बेटा इस फॉर्मूले को बनाने का सिंपल रीजन है, ज्यादातर कैलकुलेशन हमसे ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें ये जो हाइट होती है ये रेडियस से कम होती है, काफी कम होती है। ऐसा नहीं कि हम अचानक से 10,000 किलोमीटर ऊपर चले गए, 50,000 किलोमीटर ऊपर चले गए, ऐसा नहीं। ज्यादातर कैलकुलेशन हम करेंगे 100 किलोमीटर ऊपर गए, 200 किलोमीटर ऊपर गए, 150 किलोमीटर ऊपर गए, 640 किलोमीटर ऊपर गए, समथिंग लाइक दैट, अराउंड 10% ऑफ द रेडियस। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये मेथड या ये फॉर्मूला जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्क्वायर करो और ये करो ये सब। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, वी वांट टू मेक इट इजी, इजी करना चाहते हैं, तो हमने इसे इजी कर दिया। बात समझ आई? अब देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूं, काफी मजेदार, काफी जिसे हम कहेंगे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिसे कहें। बट हम लोग क्या करते हैं, ये GH माइनस G कर देते हैं, ठीक है ना। इस वाले G को मैंने उधर साइड ले लिया, GS माइनस G। तो क्या बचा, माइनस 2GH डिवाइडेड बाई R। क्या कहते हो? यस यस सर। आप इसे लिखें GH माइनस G डिवाइडेड बाई G, डिवाइडेड बाई G कर दिया, मतलब यहां जो G बचा था उसको भी नीचे ले आए। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, -2h/r। अब इस फैक्टर को जरा गौर से देखिए, ये है चेंज इन द वैल्यू ऑफ G, है ना, डिफरेंस है ना ये, यस हाइट सर। पे जाने के बाद का वैल्यू, सरफेस पे रहने के, सरफेस पर का वैल्यू डिवाइडेड बाय सरफेस पर का वैल्यू। मतलब ये कि इस फैक्टर को हम कहेंगे चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, रिलेटिव चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, या सिंपली अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो बेटा ये परसेंटेज चेंज हो गया, समझे। इफ आई जस्ट मल्टीप्लाइड विद 100 ना, ये जो फैक्टर है ना -2h/r, अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज की साइन लगा दी तो बेटा बात खत्म। ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन G, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। आप देखो कितना आसान है। अब मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, 100 किलोमीटर ऊपर गया, बताओ कितना परसेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुआ। तो कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली टेक -2h डिवाइडेड बाय r, और माइनस का मतलब यहाँ पे डिक्रीज है, ओके, माइनस का मतलब डिक्रीज है। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपकी सीक्वेंस में जोड़ना चाहता हूं या आपकी अंडरस्टैंडिंग में जोड़ना चाहता हूं। किसी भी चीज का जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं ना, किसी भी चीज का, याद रखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू डिवाइडेड बाय पुरानी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मैंने ऐसे ही बनाया, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके का फैक्टर आप लोगे तो उसे कहा जाता है परसेंटेज चेंज। अब देखिए यहाँ ये उसी तरीके का है, GH का मतलब न्यू वैल्यू है, G का मतलब ये पुरानी वैल्यू है,
ये वाली जी का मतलब पुरानी वैल्यू, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फैक्टर है, मतलब ये फैक्टर की जगह मैं रिप्लेसमेंट में ये भी तो लिख सकता हूं, सही है? यस सर। तो इसका मतलब इस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज चेंज अपने आप मिल जाएगा आपको। ये भी याद रखना, साल भर सिलेबस में कभी भी काम में आएगा अपने को। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसे करके हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मुलीज हैं या ये जो इवैल्यूएशन है, इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक दिक्कत है। ये कब यूज की जा सकती है? देख, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये फॉर्मूले की अपनी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है इस फॉर्मूले की, बता सकते हो? जनरलाइज फॉर्मूला है क्या ये? कभी भी यूज किया जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। क्या लिमिटेशन है फिर इसकी? जब h वैल्यू आ हाँ, ये बेटा भूलना नहीं, ये कभी नहीं भूलना। ये उसी वक्त यूज किया जा सकता है जब आप ये जो हाइट है वो रेडियस के मुकाबले में काफी छोटी लेते हो। रेडियस कितना है अर्थ का? 6400। 6400 किलोमीटर। तो ये हाइट हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे 400-500 किलोमीटर, बस उससे ज्यादा नहीं। अराउंड 5 to 7% तक हम लोग जाएंगे। तो 500 किलोमीटर तक, इवन 500 भी मैं रिस्की समझता हूँ, 400 तक ठीक है। 400 किलोमीटर तक का अगर कोई इवैल्यूएशन है तो हम लोग फटाक से इससे निपटा देंगे। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स आने लगी तो कैसा? 4000 किलोमीटर आ गया, 10,000 किलोमीटर आया, तो बेटा कोई डरने की बात नहीं है, अपने पुराने वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। ये तो जनरलाइज है, ये तो छोटी हाइट के लिए भी एप्लीकेबल है और बड़ी हाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। बड़े बड़े परसेंटेज चेंज होने लग रहे हैं, 36%, 96% एंड सो ऑन, 50% एंड सो ऑन, तो ये फॉर्मूला लगाओ। छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, 1%, 2%, 3%, तो इस तरीके का फॉर्मूला यूज करो। व्हाट द पॉइंट? यस सर। और इसको कभी भूलना नहीं कि अगर परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाता है तो यू शुड बी एबल टू राइट इन एनी गिवन केस। नया वैल्यू मतलब जो भी पॉसिबली न्यू वैल्यू हमें मिल रही है, पुराना मतलब पहले का वैल्यू। ठीक है, आप जैसे सरफेस पर थे तो ओल्ड मतलब जी हो गया, हाइट पर चले गए तो न्यू मतलब जीएच हो गया, इस तरीके से। तो ये कुछ डिस्कशंस थे रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड, या आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू हाइट। कुछ बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं, एकदम आसान सा। दिस आई एम टेकिंग इट फ्रॉम इलस्ट्रेशन सी एंड क्वेश्चन नंबर 23। फिर उसके बाद अगले वेरिएशन पर जाते हैं। न्यूमेरिकल एक दो मैं लूंगा, फिर बाद में एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं। Calculate the height above the Earth's surface at which the value of acceleration due to gravity reduces to half. ये कह रहा है कि वो हाइट पता करो जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है ना रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। मतलब हम ये कहते हैं भाई ये अर्थ का सरफेस है, यहां कोई ऑब्जेक्ट था, अब इसे हमने ऐसे ऊपर की तरफ उठाया, h, इस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थी और इस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh थी, लेकिन gh शुड बी इक्वल टू g/2, और एज पर डिस्कशन ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। आप सोचे बेटा आपके पास बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, gh/g इज इक्वल टू यू हैव r डिवाइडेड बाय r प्लस h द होल स्क्वायर। क्या करना चाहिए आपको? gh की जगह आपको क्या पुटअप करना चाहिए? g/2। g/2 बाई g, सॉरी यहाँ r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h द होल स्क्वायर। कैंसिलेशन करिए, ये कटा ये कटा, दिस बिकम्स हाफ इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h द होल स्क्वायर। सिंपली आप क्या करो, स्क्वायर रूट कर दो इसका, तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई h is equal to √2r minus r, h is equal to r in bracket √2 minus 1
h इज इक्वल टू r, √2 का वैल्यू कितना होता है? सही जा रहे हैं? यस सर। तो फाइनल आंसर इस साइड लिखता हूं, h इज इक्वल टू r इंटू 0.414, therefore height becomes equal to 0.414 r. तो इतनी हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगी, मतलब रेडियस का तकरीबन 40%, रेडियस की वैल्यू का 40% ऊपर जाओ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगी। थीम समझ में आया? कैलकुलेशन कैसे किया हमने इसका? यस सर। है ना? ऑल ऑफ यू गॉट द आइडिया क्लियर? Yes, sir. अब आओ एक और डिफरेंट वे में कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसी तरीके का है, सिर्फ परसेंटेज में पूछा है। फाइंड द अल्टीट्यूड, मतलब अगेन हाइट हो गया, at which the acceleration due to gravity is 25% of that at the surface of earth. जितना सरफेस ऑफ अर्थ पे वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट पे उसका खाली 25% है। ठीक है, तो समझते हैं भाई इस बात को कि ये इस तरीके से अर्थ है। ठीक है, यहां पोजीशन है, मान लें ये अर्थ का रेडियस है। इस जगह पे अगर आप निकालोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी आएगी। अब आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हो किसी नए पोजीशन पे, कितनी हाइट है तो आप कहोगे h, और इस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है gh। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर बोले सो है अल्टीट्यूड, साइड में नहीं बोले सो है, क्या कहते हो, ये साइड में है या ऊपर है? ऊपर ही है सर। है ना, ऊपर है ना, अर्थ के सरफेस को छोड़ के कहीं भी जाए ऊपर ही जाएंगे आसमान की तरफ। यस सर। जानबूझ के ऐसे बनाया मैंने डायग्राम, नहीं तो आपके जहन में खाली रहेगा ऊपर जाना मतलब ऐसे डायग्राम, ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ से ऐसे जाऊंगा तो ये भी ऊपर ही होगा ना? यस सर। हाँ, क्या नीचे जाएंगे? नहीं नहीं सर, ऊपर ही। समझे? अब देखिए G का फॉर्मूला और GH का फॉर्मूला अगर कंपैरेटिवली लिखा जाए तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है, GH by G is equal to R square divided by R plus H the whole square। अच्छा बताओ, मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहा हूं? ये वाला क्यों नहीं लिख रहा हूं? ये भी तो है, ये क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, बताओ? हाइट रेडियस से कम नहीं। ये उसी वक्त लिखा जाएगा जब हाइट जो है रेडियस से बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम। हाइट सिर्फ 300-400 किलोमीटर ही लेना है हमें। अब यहाँ 25% का चेंज कराना है बच्चों, 25% चेंज कराना है, ऐसे 200-300 किलोमीटर में तो नहीं होगा, काफी ऊपर जाना पड़ेगा हमें, 2-3 हजार किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, समझे? इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। अब मुझे एक डाउट आ रहा है यार, मैं GH और G का कंपैरिजन 25% के हिसाब से कैसे करूं? देखो एक बात मैं लिखता हूं, आपको समझती है क्या? GH इज इक्वल टू 25/100 ऑफ G, समझा? यस। परसेंटेज लिखना सिखाया था मैंने आपको कॉलेज में, इजीली एकदम। 25/100 ऑफ G, ये तो सिर्फ 25% बचा ना। सोचो अगर मैं कहता 10% तो क्या लिखता यहाँ? 10/100। सोचो अगर मैं कहता भाई 60% है तो क्या लिखता? 60। अगर मैं कहता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 36% तो मैं क्या लिखता? 36। दैट सिंपल, वेरी इजी। तो GH इज इक्वल टू 25/100 ऑफ G का दूसरा मतलब ये भी तो होता है, GH इज इक्वल टू G/4। देखो तो, यस सर। 2500 कैंसिलेशन हो जाएगा, G/4 हो जाएगा। अब इसे सब्स्टिट्यूट करें, काम और आसान है, तो ये हो गया G/4 डिवाइडेड बाय ये G फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ रिजल्ट हुआ R² डिवाइडेड बाय R प्लस H द होल स्क्वायर। आप नोटिस करेंगे कि G से कट गया, यू मे राइट 1/4 इज इक्वल टू R² डिवाइडेड बाय R प्लस H द होल स्क्वायर। आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट कर दें दोनों साइड से, तो दिस विल बिकम 1/2 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R प्लस H।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r प्लस एच इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू r। न्यूमेरिकली देखा जाए तो h इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। मतलब हम कितना ऊपर जाएंगे? 6,400. 6,400 किलोमीटर। मतलब एग्जैक्टली उतना ही हम ऊपर गए जितना अर्थ का रेडियस है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% बच गई। अच्छा, कितनी कम हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अगर 25% बची है तो डिक्रीज कितनी हुई? 75. 75%। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 75%। बाय 75 बोला तो बच्चा कितना? 25, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये एक दो मैंने सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखे कि एग्जैक्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट से कैसे वेरी करती है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट ऑफ डिस्कशन पर। दूसरा डिस्कशन भी बड़ा है ना, और उसके बाद फिर कंबाइंड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन द वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। काम का फॉर्मूला है डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है, समझ रहे हो? यस, डेप्थ का क्या मतलब लोगे? गहराई. हाँ, गहराई वो तो तुमने ट्रांसलेशन कर दिया बेटा। Downwards. सेंटर। उसका मतलब ये लोगे कि तुम अर्थ के अंदर चले जाओगे, अर्थ के अंदर, है ना? अब जैसे देखो, ये अर्थ का मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया और मैंने कहा कि ये अर्थ का रेडियस है r, और फिलहाल किसी पोजीशन को तुम रेफर करो सरफेस पर, तो ये वाली पोजीशन है तुम्हारी, ठीक है? ब्लू डॉट मैं बना रहा हूं। अब लेट मी राइट ऑन द सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखूं मैं? बोलो। Gm/2. यहां नहीं चलेगा, ये गलती है। यहां क्यों नहीं चलेगा पता है? क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि हम अंदर उतरे। अंदर अगर हम उतर रहे हैं तो अर्थ का जो रिस्पेक्टिव मास है ना, वो डिक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे देखो, फिलहाल की सिचुएशन में मैं कहता हूं कि मास m है फिलहाल की सिचुएशन में, और रेडियस r है। लेकिन इमेजिन करो तुम ऐसा अर्थ के अंदर चले गए, इधर आए तुम, इधर कितना नीचे उतरे तो तुम कहोगे ये इतना तुम नीचे उतरे, डी डेप्थ में चले गए तुम। तो इस जगह पर आने के बाद तुमको ग्रेविटी का इफेक्ट खाली ये अंदर के पोर्शन से मिलेगा ना, समझ रहे हो? तो फिर पहले पूरा मास इस्तेमाल हो रहा था ग्रेविटी बनाने के लिए, अब सिर्फ अंदर का थोड़ा मास इस्तेमाल हो रहा है, तो मास में फर्क पड़ रहा है ना, मास कांस्टेंट नहीं है ना। मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, ये कब इस्तेमाल करेंगे? Mass concentrate. तुम मास छोड़ के ऊपर चले जाओ, अर्थ को तो तुमने जैसा है वैसे रखा, क्या फर्क पड़ रहा है? मास में कोई चेंजेस नहीं है। ये कब इस्तेमाल करेंगे? मास में चेंजेस हो नहीं हो, डेंसिटी कांस्टेंट है। मास के बारे में हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं है, हमें पता नहीं मास कांस्टेंट है कि नहीं है। आ रही है ना समझ में? तो अब इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? हालांकि मैं तुमको ऐसे मैथमेटिकली डिराइव करके बता सकता हूं कि भाई gm/r², मैंने मास का रिप्लेसमेंट कर दिया और फिर आगे वो फॉर्मूला बना, लेकिन रीजन पता होना चाहिए ना कि हमने वही फॉर्मूला क्यों यूज किया। इसलिए यूज किया क्योंकि हम ऐसे नीचे जाएंगे अर्थ के अंदर, विद इन द अर्थ टू द डेप्थ ऑफ अर्थ, तो जो अंदर वाला बचा हुआ मास होगा अर्थ का, अंदर वाला जो अर्थ का सर्कल बनेगा, उसकी वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट हमें मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट उसकी वजह से मिलेगा, ठीक है? तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऐसे लिखेंगे, कैन यू रिकॉल 4/3 पाई जी रो एंड आर। अभी फिलहाल रेडियस आर है इसलिए मैंने आर बोल दिया, समझने की कोशिश करें। यस, नो डाउट। आप चाहते हो तो भाई इसको मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं यहां पे, आप चाहते हो तो। एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ऐसा था, मास को हटाओ, कैसे लिखोगे? Density into volume. वॉल्यूम एक स्फेरिकल बॉडी के हिसाब से लिखोगे, अर्थ स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करो तो आपको यही मिलेगा, 4/3 पाई जी रो एंड आर।
ये सिचुएशन है यहाँ पे। व्हाट द पॉइंट? यस सर। अब बेटा आप अगर डेप्थ में चले गए तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, जिसको मैं ऐसे हल्का हल्का शेड कर रहा हूं, ये अंदर वाला पोर्शन आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एहसास कराएगा। अब गौर करने वाली बात है कि रेडियस चेंज हो गया, यहां से यहां तक गिनना पड़ेगा। कितना रेडियस गिनूंगा मैं, बताओ तो? R माइनस डी। शाबाश, वेरी गुड, R माइनस डी। क्योंकि टोटल सेंटर से लेके सरफेस तक का जो रेडियस हम लोग गिनते हैं वो R है। अब हम D नीचे उतरे तो R में से D फैक्टर माइनस करो तो रेडियस बना R माइनस डी। अब इसे अगर मैं इवेल्युएट करना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो अंदर बचा हुआ पोर्शन है मास का वो m डैश है। तो भाई बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी में कैसे लिखूं? तो बेटा मैं ऐसे बोलूंगा, जी एम डैश डिवाइडेड बाय रेडियस r माइनस डी का स्क्वायर। क्या कहते हो? यस सर। यस। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करूंगा, मैं कहूंगा m डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह लिखूंगा 4/3 पाई रेडियस r माइनस डी का क्यूब। जो रेडियस है वही इस्तेमाल करूंगा मैं। अब इस मास को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, रीअरेंज कर देता हूं, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे ऐसे लिखने को मिलेगा, 4/3 पाई जी रो r माइनस डी। अगर सोचा जाए, केयरफुली यहां पे देखा जाए, इन सर्टन डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे लिखा जाएगा ना, 4/3 पाई जी रो। कम ऑन, गो अहेड, क्या लिखना चाहिए? R माइनस R माइनस डी, क्योंकि यही तो फैक्टर है जो चेंज हो रहा है। पहले पूरा रेडियस था, अब रेडियस घट के R माइनस डी बच गया। अब इसका इवैल्यूएशन करना है तो ये है तुम्हारे पास, ऐसे करोगे। ठीक है, ओके विद दिस? यस और नो? यस। अब मान लेते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें। लेट्स टेक जी डी डिवाइडेड बाई जी, टेक अ डिवीजन। तो जितने भी कॉमन टर्म्स है सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4/3 से कटा, पाई से कटा, जी से कटा, रो से कटा, बचा क्या? R डिवाइड बाय R R माइनस डी डिवाइडेड बाई R। ठीक से करो, ठीक से करो। G के लिए R है और GD के लिए R माइनस डी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से। So now this will give us GD upon G is equal to R by R, 1 हो जाएगा, D by R। करेक्ट है? यस सर। फाइनली एक इक्वेशन हमें यहां बन के मिलती है, GD is equal to G into bracket 1 minus D by R। क्लियर? यस और नो? यस सर। अब मैं एक और कंपैरिजन तुमसे यहां पूछना चाह रहा हूं, जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। हालांकि यहां इसी का मॉडिफिकेशन हमने कर दिया, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि यहां न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर में से R में से कुछ D वैल्यू माइनस हो रही है। 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ तो D वैल्यू माइनस करोगे तुम, तो डिनोमिनेटर, यहां न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ। अच्छा, अगर मैं इसे कंपैरेटिवली लिखूं R माइनस डी डिवाइडेड बाई R को, तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? लेस देन। अरे Greater भाई than. सोच के जवाब दे। लेस देन। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या लेस मिलेगा? देन 1। लेस देन 1 मिलेगा। बट R माइनस डी डिवाइडेड बाई R एक्चुअली में क्या है? GD बाई जी। तो ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका फाइनली मतलब क्या निकलता है? GD लेस देन G। इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब GD लेस देन G का क्या मतलब है? इन डेप्थ, डेप्थ में जाने से
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? less than, अरे भाई इंक्रीज होती है Decrease. क्या डिक्रीज होती है? decrease. decrease, डिक्रीज होती है, दैट्स इट। तो सिंपली एक बात दिमाग में बिठा लो कि अगर हम अर्थ के सरफेस को छोड़ के ऊपर जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Decrease. डिक्रीज, हाइट पे जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी, और अगर अर्थ के सरफेस में ड्रिल करके अंदर जाएं तो भी डिक्रीज होगी। तो भी डिक्रीज होगी। मतलब दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लॉस ही है, नुकसान ही है उसका, चाहे आप हाइट पे जाएं चाहे आप डेप्थ में जाएं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन या एक ग्राफ जो है ना एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। ग्राफ कुछ ऐसा पूछा जाता है कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कंपेयर करना चाहते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वैल्यू मान लो, डिस्टेंस के हिसाब से हम कंपेयर करना चाहते हैं। और वो भी कैसा कंपेयर करेंगे जरा ध्यान से देखो। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, एज यू से ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, और फिलहाल हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे हैं। ठीक है, राइट नाउ वी आर ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जब हम लोग होंगे, जरा सोचो, सेंटर ऑफ अर्थ, 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 सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचे तो डी किसके बराबर हो जाएगा? आर के। आर के। अब इस फॉर्मूले में डी बराबर आर कर दो, 1 माइनस 1 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, 0, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे कितनी है? 0 0। तो जब हम सेंटर ऑफ अर्थ पे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना एग्जैक्टली 0 है, ये 0। ये जी के एक्सिस पे मैंने 0 लगाया और डिस्टेंस के एक्सिस पे भी मैंने 0 लगाया क्योंकि हम सेंटर ऑफ अर्थ पे हैं। अब जरा गौर से सुनना, अगर मैं सरफेस से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आने लग रहा हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज 0 लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस की तरफ जाने लग रहा हूं increase, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, सरफेस की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसी बढ़ती जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यानी कि हम सेंटर ऑफ अर्थ से बढ़ते 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 ऊपर 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 आ गए टिल दी सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ये जर्नी हमने ऐसे ट्रेवल करी। तो यहां से लेके हम सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते वो कितनी हो गई पता है? एग्जैक्टली जी 9. हाँ 9.8, वेरी गुड, ये लेवल पे। और अगर मैं यहां पे ये कहता हूं कि मैं इसकी पोजीशन डिस्टेंस के हिसाब से बताऊं तो ये तो सेंटर ऑफ अर्थ 0 था और यहां पहुंचूंगा तो ये कितना हो गया? r। समझे ना? डिस्टेंस यहाँ 0, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, सरफेस पे पहुंचेंगे तो डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से? रेडियस, रेडियस हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन आया और देखो इस फॉर्मूले से समझ में भी आता है, फॉर्मूला हमने जानबूझ के इसीलिए वैसे लिखा कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग रेडियस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, सीधा। आया नहीं आया समझ में? हाँ, लेकिन अब सरफेस पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, और हाइट पे जाने लग रहा हूं, और ऊपर हाइट पे जाने लग रहा हूं, आर से भी और ऊपर, देन व्हाट विल हैपन? डिक्रीज हाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? decrease, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होने का जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ऐसा सीधा लाइन नहीं आएगा, सीधा लाइन नहीं आएगा, समझ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, एक ऐसा काइंड ऑफ पैराबोलिक कर्व आ जाएगा, हल्का सा छोटा सा कर्व बनेगा यहाँ पे। अब आप बोलेंगे अंदर सीधा लाइन आया था, बाहर ऐसा कर्व क्यों आया? तो बेटा सिंपल रीजन है, जब हम हाइट पर जा रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है।
इनवर्स स्क्वायर है, और जब हम डेप्थ में होंगे तो डायरेक्ट है, कोई पावर, कोई रूट, कोई फैक्टर नहीं है वहां पे। तो इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ ऐसा कर्व आता है, जबकि ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ सीधी लाइन आता है। मोशन के डिस्कशन में भी हमने पढ़ा था, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। आया समझ में? तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन का ग्राफ आएगा ना, ये कर्व आएगा, जबकि इनसाइड वाला जो पोर्शन आएगा ना, डेप्थ वाला जो पोर्शन का ग्राफ आएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर तुम ये कहते हो कि ये डिस्टेंस हमने स्मॉल आर से बताया, स्मॉल आर से, तो यहां हम जरूर लिखेंगे कि स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू आर। अंदर की तरफ हम क्लेम करेंगे कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर की तरफ हम लिखेंगे कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्स स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी है। डू रिमेंबर, ये अल्टीट्यूड है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द अर्थ, ये अल्टीट्यूड की बात चल रही है। और डू रिमेंबर, ये जो ग्राफ है ये अंदर की बात चल रही है, यानी कि डेप्थ। अब ये ग्राफ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एक बार तो जेईई में जैसा है वैसे पूछा था इन्होंने, जैसा है वैसे, बस ग्राफ बना के बोल दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ कैसा बनेगा वेरिएशन का, अगर हम उसे प्लॉट करना चाहें तो ये नेचर याद रखिए। इनसाइड द अर्थ वाला जो पोर्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और आउटसाइड द अर्थ वाला जो पोर्शन होगा जिसमें हम हाइट पर जा रहे होंगे वो एक कर्व नेचर की तरह हमें बनाना पड़ेगा, पैराबोलिक कह सकते हो। गॉट द पॉइंट? यस यस सर। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो रिसेंट ईयर्स में एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बोथ इन बोथ द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, नीट में भी आया है और जेईई में भी आया है, दोनों में पूछा है रिसेंट ईयर्स में ही। केयरफुली करना है इसे हमें। फाइंड द मिनिमम हाइट, रेशियो ऑफ मिनिमम हाइट टू मिनिमम डेप्थ for which the acceleration due to gravity is same. Acceleration due to gravity same, बड़ा मीनिंगफुल बात है बेटा ये। देखो ये अर्थ है मान लें, ये सरफेस ऑफ अर्थ का रेफरेंस ले लेते हैं हम यहां पे, ये ऐसे। अब ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर नहीं है, थोड़ा ऊपर गया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है क्या इंक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। तो हाइट पे चला गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट सरफेस पर नहीं है, थोड़ा डेप्थ में चला गया है, डेप्थ में जाने से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है क्या इंक्रीज होती है? डिक्रीज। आप मुझे बताओ एग्जैक्टली बीच में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, मतलब सरफेस पर कितनी है? 0 यार जीरो सरफेस पर बोल रहा हूं मैं, सरफेस पे 9.8 जी है, वैल्यू छोड़ दो, जी जी है। सरफेस पे जी है ना। ऊपर जाओगे तो कम हो रही है, नीचे जाओगे तो भी कम होगी। हाँ। तो हमें वो हाइट और वो डेप्थ पता करना है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। सेम का मतलब समझ रहे हो? देखो ऊपर जाओगे तो भी कम हो रही है, जैसे मान लो 9.8 का 9 हो गया, ये कुछ तो भी मैं फलानी हाइट पे चला गया, XYZ हाइट पे चला गया मैं, तो मुझे 9.8 की बजाय 9 मिला। तो मुझे ये पता करना है कि मैं कितना डेप्थ में जाऊं ताकि मुझे 9.8 की बजाय वापस से 9 मिले, मतलब वो हाइट और वो डेप्थ जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। क्या कहते हो? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। सेम हो सकता है कि नहीं, ये पहले बताओ। होगा। होगा, हो क्योंकि ऊपर जाते हुए भी डिक्रीज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हो नीचे सकता है जाते हुए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही होता है। तो ऊपर डिक्रीज होते होते जो वैल्यू लिया, नीचे डिक्रीज होते होते भी अगर उतनी ही वैल्यू आ गई, तो हाइट पर और डेप्थ पर एक पोजीशन ऐसी आ सकती है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल है। सेम हो सकती है। तो इस बात को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं? तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा मैथमेटिकली, GH इज इक्वल टू GD। और क्या क्या कहते हो? यस सर। अब GH का फॉर्मूला क्या लिखें? यस सर।
इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2h/r, और जीडी का फॉर्मूला क्या लिखें, g इंटू ब्रैकेट 1 माइनस d/r। देख लो, अभी अभी बनाया हमने, जीएच का भी फॉर्मूला बनाया, जी डी का भी फॉर्मूला अभी अभी बनाया। अब आप बोलेंगे सर ये तो कम हाइट के लिए निकालना होता है। हाँ, हमें कम हाइट ही निकालनी है, मिनिमम हाइट पर ही हमें कैलकुलेशन करना है, बहुत आगे का नहीं करना हमें। यस सर। तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। सिंपली आपको ये सारे फैक्टर्स काट देने हैं, ये जी से कट गया। और एक स्टेप मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ा रहा हूं, नहीं तो और बच्चे अपने कंफ्यूज होते रहते हैं। 1 माइनस 2h/r इज इक्वल टू 1 माइनस d/r। इधर उधर का 1 भी कट जाएगा। यस, 1 उधर का 1 उधर ले जाएंगे, -1 निकल गया। इधर Yes. उधर का माइनस माइनस भी कट जाएगा। Yes. क्या बचा? 2h/r is equal to d/r. टू डी बाय हो गया बेटा। क्या r भी कट गया? आंसर क्या Yes, sir. यस सर। 2h इज इक्वल टू d, या कह लो h इज इक्वल टू d/2। अब सोचो कि मैं 50 किलोमीटर डेप्थ में गया। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। कुछ तो जी वैल्यू मेरे को मिली, उतनी ही जी वैल्यू मेरे को चाहिए लेकिन हाइट पे। तो कितने ऊपर जाऊं? 100 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, d/2। नहीं आया समझ में? आया है। अब बोलो, मैं अगर 100 किलोमीटर हाइट पे गया, 100 किलोमीटर हाइट पे, तो मुझे कुछ जी वैल्यू मिली, मुझे उतनी ही जी वैल्यू चाहिए लेकिन डेप्थ में। तो कितना नीचे जाऊं? 200. किलोमीटर, बिकॉज d इज इक्वल टू 2h। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ये, एक बार नीट में आया है, एक बार जेई में आया है। डेटा दिया था उन्होंने, 50 किलोमीटर के लिए कितना, 5 किलोमीटर डेप्थ में जाता हूं, 10 किलोमीटर डेप्थ में जाता हूं, 10 किलोमीटर, तो कितनी हाइट पे जाने पे मुझे सेम ग्रेविटी मिलेगी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। सिंपल। h इज इक्वल टू d/2 या d इज इक्वल टू 2h। डेप्थ देके हाइट पूछेगा, हाइट देके डेप्थ पूछेगा, लेकिन ये बहुत कम होगा। 100-200 किलोमीटर वाला ही मामला चलेगा। ऐसा नहीं होगा मैं 25,000 किलोमीटर ऊपर गया, बताओ नीचे क्या? नीचे 25,000 जा ही नहीं सकता तू। अरे रेडियस ही 6,000 का है, कहां नीचे जाएगा? आ रहा है समझ में? यस सर। ये फॉर्मूला किसी भी वैल्यू के लिए नहीं लगाना, नहीं तो बोलेंगे हम यहाँ से जो है ना 50,000 किलोमीटर ऊपर गए, बताओ नीचे कितना जाएं? तो बोलेंगे 50,000 के हिसाब से डी निकालो तो 1,00,000 किलोमीटर। अब 1,00,000 किलोमीटर कहाँ से नीचे जाओगे? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6,400। समझ रहे हो? हाँ सर। कुछ मिनिमम वैल्यू 100, 200, 500 किलोमीटर वाली वैल्यूज के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। देखो ये फॉर्मूला ही उस कंडीशन पे बना है ना कि हम छोटी हाइट के लिए काम करेंगे। ओके यस सर। आओ एक और छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, डेप्थ से रिलेटेड ही एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। What is the decrease in weight of the body of mass 500 kilogram when it is taken to the mine of depth 1000 meter? 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब कितना नीचे गए हम? 1 किलोमीटर। यस, हम गए 1 किलोमीटर नीचे। तो हमसे पूछा है वेट में कितना फर्क पड़ेगा, वेट में कितना फर्क पड़ेगा। अब बेटा देखो, यहां जी का फॉर्मूला ठीक से लगाओ, सॉरी जीडी का फॉर्मूला ठीक से लगाओ। जी इन ब्रैकेट 1 माइनस d/r। इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। g माइनस gd/r, तो gd माइनस g इज इक्वल टू माइनस में gd/r। उल्टा पुल्टा करके लिखें, g माइनस gd इज इक्वल टू gd/r। ओके है? वैसे इतना लंबा चौड़ा करना भी नहीं चाहिए, मैं खाली स्टेप्स पढ़ा रहा हूं। अब अगर मैंने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सोचो क्या होगा?
mg माइनस mgd इज इक्वल टू mgd by r. बाई आर, यही होगा। mg का मतलब क्या है? Mass into acceleration. mg का मतलब वेट है मेरी बच्ची। वेट, सीधा इतना लंबा चौड़ा कहाँ जा रहे हो, सीधी बात करो, बेसिक बात। mg का मतलब वेट, लेकिन ये कहाँ मेजर हुआ वेट? 1 kilometer सरफेस पे जी, सरफेस पे। mgd का क्या मतलब है? mass in depth weight in depth लेकिन ये वेट कहाँ मेजर हुआ? डेप्थ में। ये वाला वेट कहाँ मेजर हो रहा है? Surface. सरफेस ये वाला कहाँ हो रहा है? Depth. डेप्थ डेप्थ। दोनों का डिफरेंस निकालो, तो दोनों का डिफरेंस मतलब ही ये होता है ना, चेंज इन वेट। yes तो इस चीज को डेल्टा डब्ल्यू बोल दो। चेंज इन वेट इज इक्वल टू एम जी डी बाई आर। एम 500, जी चलो 10 ले लो, डी 1 डिवाइडेड बाय 6400 किलोमीटर। कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस 1 को भी हमने किलोमीटर में लिया। सिंपल है, ये दोनों जीरोस कट गए। 50/64, बताओ आंसर, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। 0.781 0.781 न्यूटन। वेट है ना, वेट का यूनिट न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो इतने फैक्टर से वेट कम हो गया। बस अब मेरा क्या कहना है कि यार तुम इस चीज को याद रख लो ना। चेंज ऑफ वेट अगर डेप्थ में पूछता है तो तुम इसको याद रखो। इतना हर बार कहां सॉल्व करते बैठोगे, सीधे सीधे याद रख लो इसको। आ रहा है समझ में? यस चलो एक एकदम सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं, कोई गलत आंसर नहीं देगा इसका। एकदम सिंपल बेसिक बात एकदम। At what height above the surface of Earth surface, value of G is same as in a mine of 100 kilometer? 50. 50 kilometer H is equal to D by 2. खलास, फिनिश। 100 किलोमीटर की डेप्थ है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 50. 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर हाइट पे जाओ, 100 किलोमीटर नीचे जाओ, सेम ग्रेविटी मिलेगी। पक्का? yes sir ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूं चलेगा? मतलब ये सेक्शन sir. खत्म कर देंगे फिर हम। Yes sir. बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, ये सारे इलस्ट्रेशंस मैं करवा रहा हूं, बाद में आप देखें पीछे मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है लंबा चौड़ा। असाइनमेंट आपको अपने लेवल पर सॉल्व करना है या फिर हम उसे टाइमली डिस्कस करेंगे। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब समझते हो क्या होता है? अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। कितना ऊपर गए? 256. 256 किलोमीटर ऊपर गए तो कितना परसेंट ग्रेविटी चेंज हुआ? आप प्रॉब्लम पढ़ने में टफ लग रहा है। आपको याद है मैंने अभी आपको एक चीज बताया था, किसी भी जगह पर अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैं ये करूंगा ना, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू डिवाइडेड बाय पुरानी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? 100। अच्छा, ये जो हाइट मैं ले रहा हूं ये बड़ी ले रहा हूं कि छोटी ले रहा हूं? छोटी है। less than radius लेस देन रेडियस नहीं है, कंपैरेटिवली जो लेस देन, वैसे भी 5000 किलोमीटर लूंगा तो भी तो लेस देन रेडियस होगी ना। बहुत कम ये कम हाइट का मतलब यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि भाई 200-500 किलोमीटर वाला फॉर्मूला, 200-500 किलोमीटर वाली कंडीशन। तो मुझे बताओ 200-500 किलोमीटर वाली कंडीशन कौन से फॉर्मूले के लिए लगाऊंगा मैं? GH इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस 2H बाई आर। लगा सकता हूं मैं फॉर्मूला ये, क्योंकि हाइट का मैं यूज कर रहा हूं। अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करो।
GH इज इक्वल टू G माइनस 2GH डिवाइडेड बाई R। G को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर उधर करते हैं। G माइनस G इज इक्वल टू नेगेटिव में 2GH बाई R, G भी नीचे ले लेते हैं तो GH माइनस G डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू नेगेटिव में 2H बाई R। अब बेटा आंखें खोल के ध्यान से देखो, ये क्या है, नया है क्या पुराना है? नया है, ये नया पुराना ओल्ड है, ये पुराना ओल्ड, ओल्ड ऐसा मिला, ऐसा मिला, यस सर मतलब ये मिला, क्योंकि ये हाँ। मतलब ये ना। यस तो अब मुझे Yes, sir. परसेंटेज चेंज चाहिए, तो मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज चेंज इन जी, बोलो क्या करूं? -2, माइनस छोड़ दो, माइनस डिक्रीज है, माइनस डिक्रीज है, वो हमारे जहन में है, ऑलरेडी नॉट माइनस। तो 6, करना क्या है, करना क्या है? 2 multiplied by H 2H बाई R इंटू क्या करना है? 100, 100%। मैं तो बोलता हूँ याद रखो, याद रख लो बेटा इसको, ये पूरा फॉर्मूला याद रख लो। ये कहाँ बार बार करोगे यार तुम, याद रखने है सीधा फटाक से। छोटी हाइट है, ये लग गया। अब चलो काम पे। 2 इंटू कितना किलोमीटर? 256, 256 डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 100%। 100 के 2 जीरो और ये दोनों जीरो चले गए, और तुमको यहाँ किलोमीटर कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये 256 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में ही चल रहा है। अब 256 और 64 ध्यान से देखो तो टेबल में आते हैं, 8 है ना, टेबल आता है। कितना आएगा? सर 8 ये 64 कटा 256 कटा, कितना आया? 8 सर 8 क्या 4? 4 हाँ, सब मिला के 8 आएगा मेरा ख्याल है। ये 4 हो जाएगा, 4 होगा ना? यस सर 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 8%। तो देखो कितना आसान हो गया प्रॉब्लम। अब हम ये इजीली कह सकते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8% से चेंज हो जाएगी अगर आप 256 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो। कैसा नो? yes sir, यस ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको इसी तरीके का, सेम अप्रोच में। इसको थोड़ी देर से करते हैं, मतलब इसे हमें नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहिए। एक और लेता हूं, हाइट ही के लिए है तो जल्दी आप रिकॉल कर पाएंगे। ये देखिए, एट अ सर्टेन हाइट the value of acceleration due to gravity is reduced by 4%। acceleration due to gravity का वैल्यू सिर्फ 4% से चेंज हुआ है, तो वो हाइट क्या है पूछ रहा है। अब 4% तो काफी छोटा चेंज है ना। yes, अब हमारे पास छोटे चेंज के लिए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन जी। इसका फॉर्मूला है, बोलो तो क्या है? 2h by r, 2h बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब कितना परसेंट चेंज हुआ बेटा? 4, 4%। 2h बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100 इन परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज निकाल दो, ये हो गया 4/100। क्या कहते हो? yes, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो डेटा पुटअप करते हैं यहीं, ये 4/100 जैसा है वैसे रखता हूं। 2h r का वैल्यू 6400। सिंपली देखो, ये 0 कट गया, ये 2 कटा 4 से 2, 64 इंटू 2, h का आंसर क्या आया? 128, 128 किलोमीटर। अब इमेजिन करो ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला तुमको जहन में नहीं है, टफ हो जाएगा, समझे ना? यस सर हाँ, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए हमें फॉर्मूलीज, और धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, असाइनमेंट्स की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, तो और चीजें आपको पक्की होंगी। ये मैं सिर्फ इलस्ट्रेशंस ले रहा हूं आपको, भाई ऐसे सॉल्व किया जाता है, देख लो। ओके,
अब ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, अब इस पे देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ d reduces to 25%, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% बच गई। तो पता है इसका क्या मतलब है? 25% ऑफ g, है ना? सरफेस पे जितनी थी उसका 25% ही बचा, तो यही मतलब हुआ। Yes, sir. क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं? हाँ. बिल्कुल। तो क्या इसका यही मतलब हुआ? G/4. करेक्ट है। बट Yes, हमसे तो sir. ये पूछ रहा है कि भाई डेप्थ बताओ कितनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है GD इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस D बाई R। ये फॉर्मूला है हमारे पास बाकायदा, है क्या नहीं? Yes, sir. तो GD हटाओ, उसकी जगह लिखो G/4 इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस D बाई R। इधर से G उधर से G काट दो, क्या बचा? 1/4 is equal to 1 minus D by R. Therefore, D by R is equal to 1 minus 1/4. D by R is equal to 3/4. D is equal to 3R/4. हो गया आंसर। न्यूमेरिकली इस बात को कैलकुलेट करना चाहते हो तो रेडियस में यहां पुट अप करो, 6400 किलोमीटर, 4 से काटो, 3 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट योर आंसर डन। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग दो और क्वेश्चन है। इफ यू आर रेडी आई मे टेक इट। दो और क्वेश्चन है, ठीक है? ले लें? Yes, sir. एक 5 मिनट सिर्फ, ज्यादा नहीं, बट कंसेप्चुअल है। देख लो ये वाला क्वेश्चन, देखो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? ठीक है बेटा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, वेट आधा कब हो सकता है? मास में तो कोई चेंजेस नहीं होते है ना, ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं। वेट आधा करने के लिए किसे आधा करना पड़ेगा? Height. Acceleration को हाइट या डेप्थ के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं। किसी चीज का वजन आधा हो गया मतलब क्या आधा हो गया? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आधा हो गया होगा, तभी तो वेट आधा होगा। क्या कहते हो? यस सर। किसी भी चीज का वेट हम चाहते हैं कि भाई रिड्यूस टू हाफ है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ करें तो वेट आधा हो जाएगा, क्योंकि मास में तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं कर रहे। तो अब सोचो हम यहाँ डेप्थ में जा रहे हैं, है ना? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर से डिस्टेंस गिनना है, मतलब हम जमीन के अंदर वाली बात कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, जहां पे हमें वेट को आधा करना है। वेट को आधा करना, इसको क्विकली कैसे लिखोगे बेटा आप? वेट को आधा करने का मतलब यही लिखोगे आप, है ना? जरा जल्दी समझने की कोशिश करो। यस Yes, sir. तो अब जीडी का फॉर्मूला बताओ। जीडी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट क्या हो गया? 1 माइनस D by R. डी बाई आर। जीडी की जगह क्या पुटअप करेंगे? G/2. टू इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। जी जी काट दिया आपने, हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। तो पता चला डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो पता चला डी बाई आर इज इक्वल टू हाफ, देयरफॉर डी इज इक्वल टू आर बाई 2। ये बड़े काम का रिजल्ट है, अहम रिजल्ट है बहुत। तो हम कितना नीचे जाएं कि वेट आधा हो जाएगा? हाफ ऑफ रेडियस। हाँ, ये बहुत काम का रिजल्ट है। डेप्थ के मामले में बहुत ज्यादा सिमेट्रिक बिहेवियर है, सिमेट्रिक बिहेवियर है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बताता हूं। मान लेते हैं ये रेडियस है ऐसे, ठीक है? अब मैं इसके 4 पार्ट्स करता हूं, 1/4, हाफ, 3/4 एंड सेंटर। मैं बिल्कुल पक्का जानता हूं सेंटर पे 0 है और इधर ऊपर G है, मैं पक्का जानता हूं। अब मुझे बताओ सोच समझ के कि अगर मैं इसे कहूं R/2,
और इस पोजीशन को कहूं, सॉरी r/2 नहीं, r/4, इस पोजीशन को मार्क करूं मैं r/2, इस पोजीशन को मार्क करने लग जाऊं 3r/4 और इस पोजीशन को मार्क करूं r, समझे? 1/4, हाफ, 3/4, फुल, समझे नहीं समझे? Yes, sir. तो ध्यान से सोच समझ के बताना, इधर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? g/4 होगी बेटा। देख अभी तुझे समझ में आया, अगर मैं r/2 पे जाता हूं तो ग्रेविटी हाफ होती है, तो मैं 1/4 पे जाऊंगा तो ग्रेविटी g/4 हो जाएगी। क्या कहते हो? Yes, sir. प्रूफ कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से कर लो, आंसर आ जाएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। Yes, sir. यहां जाएंगे तो ग्रेविटी कितनी होगी? G/2. यहां जाएंगे तो कितनी होगी? 3G/2. 3G/4. डिक्रीज। G/2. एक्चुअली एक सेकंड हम थोड़ा सा रिवर्स चल 3/4G. रहे हैं हम लोग, कुछ गलती हो रही है हमसे, रिवर्स चल रहे हैं। ये Yes, जो sir. डिक्रीज फैक्टर है, इधर आएंगे तो g/4 हो जाएगी, इधर आएगी 3g/4 और बराबर बीच में आएगी g/2। कैसे? ऐसे चलते हैं ना, 0 यहां है और g यहां है ना, ऐसे हाँ। चल रहे हैं उल्टा। अब डेप्थ के हिसाब से तो मैंने सही गिना, लेकिन हम ग्रेविटी के लिए कैलकुलेशन जब करते हैं 0, तो सेंटर पर ग्रेविटी कितनी? 0। 0. कितना ऊपर उठे? r/4 ऊपर उठे, तो सरफेस से डेप्थ कितनी हुई? 3r/4। थोड़ा वक्त दे मुझे, समझा सर। थोड़ा सा वक्त दे बेटा। ये थोड़ी मैं बड़ी लाइन बताता हूं। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये हम लोग सेंटर पे हैं। अब मान लेते हैं कि मैं नीचे से r/4 इतना ऊपर आ गया, तो ऊपर से कितना नीचे आया? 3R/4. 3r/4, तभी तो दोनों मिला के r हो जाएंगे ना। समझे नहीं समझे? Yes, sir. Sir. तो इस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, r/4 ऊपर जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? G/4. हाफ ऊपर जाऊंगा, हाफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी G/2. हाफ हो जाएगी। 3/4 ऊपर जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 3/4 हो जाएगी, और फुल ऊपर जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फुल हो जाएगी। हाँ. जितना परसेंट रेडियस का मैं ऊपर जाऊंगा उतना परसेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी। 3/4. हाँ ठीक है। अब जैसे देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल, लॉजिकली आंसर चाहिए मुझे इसका। आई डू नॉट वांट एनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन इट। The acceleration due to gravity at depth reduced to 25%। अरे ये कर चुके हम? नहीं, ये कर चुके हैं शायद। We have solved it। 25% वाला सॉल्व किया था हमने। एक और क्वेश्चन था मेरे पास, हाँ ये वाला देखें। टेक दिस वन। लॉजिकली आंसर चाहिए मुझे। A body of weight 63 Newton on the surface of Earth, what will be its weight if the body is taken to a height equal to half the radius of Earth? मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉजिक की भी जरूरत है। अगर आधा डेप्थ में लेके गए तो वेट कितना हो जाएगा? तो बताओ, आधा डेप्थ में गए तो ग्रेविटी कितनी होती है? आधी? हाँ. तो वेट भी आधा हो जाएगा। Yes. 63 अगर सरफेस पर है तो 63 का आधा करो, 31/2. है 31.5 31.5 न्यूटन। खत्म, कोई प्रॉब्लम लगाने की जरूरत नहीं है। जरा डेप्थ वाला मामला ना सिमेट्रिक है, अच्छे से समझो उसको, ठीक है, अच्छे से समझना। ये प्रोपोर्शन समझ में आ रहे हैं आपको? एक और डायग्राम बनाता हूं मैं इसको समझाने के लिए। ये सेंटर, और एक और लास्ट वाली भी बनाता हूं। 3 तरीके से इसको समझते हैं। अगर मैं हाफ ऊपर जाता हूं
तो ऊपर से भी हाफ होगा ना डेप्थ, सही है। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं 3/4 ऊपर जाता हूँ, 3/4 ऊपर से भी 3/4. नहीं, ऊपर से 3/4 नहीं होगा बेटा, ऊपर से 1/4. 4 होगा। समझे नहीं समझे? Yes, sir. अरे इसका उल्टा, नीचे से 3/4 आएगा तो ऊपर से R/4 आएगा ना। Yes, sir. हाँ, आप सोच समझ के बताना। सेंटर पे कितना है? सेंटर पे एक और डायग्राम बना लो, चलो। R/2. जाते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, सेंटर पे ही रुकते हैं। तो यहाँ कितना है? 0. इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ G = 0, एक्सेलरेशन = 0। लेकिन अगर हम ऐसा R/4 ऊपर जाते हैं तो कितना आएगा इधर? G/4। तो डेप्थ कितनी है? देखो डेप्थ कितनी है? 3R/4. 75% डेप्थ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% है। समझ लो बात। 75% डेप्थ है। 3/4 का मतलब 75% होता है। 3/4 डिवाइड करो, देखो 0.75 आएगा। हाँ सर। तो डेप्थ अगर 75% है तो ग्रेविटी 25% है, और 75% डिक्रीज हो गई, तभी तो 25% बची। अच्छा, कितना ऊपर गए? हाफ। तो डेप्थ में कितना है? हाफ। तो ग्रेविटी कितनी आई? हाफ। हाफ। कितना ऊपर गए? 75%. वेरी गुड, 75% ऊपर गए। नीचे कितना है? 25%. तो 25. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 75% आ जाएगी, 3G/4। जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परसेंटेज में, जितना नीचे आ रहे हैं उतना डिक्रीज होगा। थोड़ा लॉजिक लगाइए, समझने की कोशिश करिए। टाइम की भी थोड़ी लिमिटेशन है, इसलिए और ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं मैं इसमें। बहरहाल बैठ रहा है दिमाग में आपके क्या है? Yes, क्योंकि sir. ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठेगा ना, तो डेप्थ का परसेंटेज कैलकुलेशन तुम जल्दी से कर लोगे, इजीली कर लोगे। ओके, इस पर फिर अगले लेक्चर में बात करते हैं। फिलहाल रुक जाते हैं यहाँ पे।